नमस्कार, देख रहा है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज के बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो हर माँ बाप को देखनी बेहद जरूरी है, जिनके घर के नाबालिग बच्चे कार और बाइक चलाते हैं और माँ बाप उन्हें गाड़ी देकर इसमें अपनी शान और खुशी समझते हैं। उनके बच्चे बाहर न सिर्फ तेज रफ्तार में कार और बाइक से अपनी बल्कि दूसरों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं और कई बार हादसे में लोग मारे जा रहे हैं। आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ राजधानी दिल्ली के द्वारका में हुआ है। 23 साल के साहिल की मौत यहां पर हो गई है। सवाल है, क्या साहिल को इंसाफ मिलेगा? मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। बोर्ड एग्जाम लेने के लिए बेल मिल गया उसको। यस, उसको इंटरिम बेल पे अभी। ये लोग रील्स बनाने के लिए, फन के लिए निकले थे। मेरा बच्चा 50 फुट ऊपर हवा में उड़ के नीचे गिरा है। मेरे बच्चे को उड़ा दिया। That we will get Sahil justice. I promise you. जी हाँ, क्या साहिल को इंसाफ मिलेगा या फिर एक रईसजादा अपनी रील की सनक में, रफ्तार की हनक में यूं ही बचकर निकल जाएगा, जिसने 23 साल के साहिल की द्वारका में बहन के साथ रील बनाने की मौत के मुंह में चले जाएंगे और आरोपी को महज कुछ कानूनी खाना पूर्तियों के बाद छोड़ दिया जाएगा। ये गुहार, ये सवाल उस मां के भी हैं जिसने अपना बेटा खोया है। क्या रईस जाते हो तो मार डालोगे? मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। क्या पैसा है तो किसी का भी घर उजाड़ दोगे? इतना चौड़ा रोड है, वो कोई स्टंटबाजी करने के लिए आए होंगे। कंट्रोल हुई नहीं तो ठोक दी उन्होंने। क्या रील के लिए किसी की भी जान ले लोगे? पैसे के दम पे अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए। क्या गाड़ी चलाने के नाम पर रईसजादों को सब कुछ माफ है? मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था, बहुत बुरी हालत में। उसकी जैकेट के भी चीतड़े हो रखे थे। इतनी बुरी हालत में मेरा बच्चा रोड पे पड़ा था। वहां से मैं अब 10 मिनट में चिल्लाती रही, मुझे समझ नहीं आया। आखिर कब तक रईसजादों का आतंक सड़कों पर ऐसे ही कोहराम मचाता रहेगा, लोगों को मारता रहेगा, माँ की गोद और पिता की खुशियाँ छीनता रहेगा? अगर सिस्टम जाग गया होता तो क्या साहिल बच सकता था? वहां पे एम्बुलेंस खड़ी थी पर बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था। एम्बुलेंस खड़ी थी वहां पे। मेरे जाने के बाद 10 मिनट चिल्लाने के बाद मेरे बच्चे को ऐसे दोनों हाथों और पैरों से बिना सपोर्ट दिए, जबकि पुलिस वालों को पता था या नहीं पता मुझे नहीं मालूम। मेरे जाने के 10 मिनट बाद उसको उठा के एम्बुलेंस में डाल के उसको पैकेट में मुंह बंद कर दिया। बेटे की मौत से दर्द में तड़प रही इस माँ के ये वो सवाल हैं जो समूचे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये वो सवाल हैं जो एक बेबस, लाचार, दर्द में डूबी एक माँ समूचे सिस्टम से, हर उस आदमी से पूछ रही है जो अपने नाबालिग बच्चों को बिना किसी बात के आराम से, बिना कुछ सोचे समझे गाड़ियां दे देते हैं। कि आखिर उनके बच्चे की क्या गलती थी जिसे एक रईसजादे ने अपनी रील की सनक में मार डाला? मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो, जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। तारीख 3 फरवरी 2026, जगह द्वारका, दिल्ली। उस दोपहर को साहिल धनेत्रा को क्या मालूम था कि 2 भाई बहनों की रील की सनक उसकी मौत की वजह बन जाएगी। साहिल धनेत्रा अपनी बाइक से जा रहा था। उसी सड़क पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आ रही थी जिसे 17 साल का नाबालिग चला रहा था और उसकी बहन उसकी जानलेवा हरकतों की रील बना रही थी।
स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसने साहिल की बाइक को टक्कर मार दी। साहिल की बाइक में टक्कर के बाद स्कॉर्पियो एक कैब कार में जाकर भी बुरी तरह से टकरा गई, जिसका ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सर उधर साइड में गाड़ी आके रोकी थी और पीछे से वो स्कॉर्पियो काफी स्पीड से थी, उसने नीचे बाइक अड़जा रखी थी। तो मैं जब तक उतरने की वो करता, जब तक उसने पीछे से मेरी गाड़ी में ही मार दी। मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। फिर सर मेरा तो दिमाग एकदम से घूम गया कि भाई ये क्या होगा। फिर एक लड़की थी, वो बिटिया, उसने शोर मचाया जब कुछ बच्चों ने मेरे को बाहर निकाला। कैब ड्राइवर से लेकर चश्मदीदों की माने तो स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि टक्कर के बाद दोनों कारों के बीच साहिल धनेत्रा बुरी तरह पिस गया। उसकी बाइक के चीथड़े उड़ गए और वो वहीं बेसुध गिर गया। लेकिन शर्मनाक यहाँ सिस्टम की भी बदसूरत कहानी, जहाँ 11:38 के करीब साहिल हादसे का शिकार हुआ था, लेकिन जब तक उसकी माँ खुद स्पॉट पर नहीं पहुंची तब तक वो वहां सड़क पर वैसे ही पड़ा रहा। उसे किसी ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। क्या पता शायद वो बच जाता, शायद उसमें जान रही होगी, जो सिस्टम की उदासीनता के बीच मदद के इंतजार में ना जाने कब निकल गई होगी। वो वहां से इंदिरा गांधी लेके गए। मेरे जो नेबर थे वो मुझे अपनी गाड़ी में इंदिरा गांधी पीछे पीछे लेके गए। एम्बुलेंस अलग गई और हम उसके पीछे पीछे गए। वहां जाके उन्होंने मेरे बच्चे को स्ट्रेचर पे डाल के पैकेट में मुंह बंद कर दिया। मेरे बहुत चिल्लाने के बाद जबरदस्ती वो ईसीजी करवाया उसका और उन्होंने वो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। अब तक की जांच के मुताबिक स्कॉर्पियो चलाने वाला 17 साल का आरोपी है, जिसे बोर्ड की परीक्षा के नाम पर अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन साहिल का क्या, जिसकी जान चली गई? उस माँ का क्या, जिसने 23 साल के अपने बच्चे को खो दिया, जो उसके बुढ़ापे की इकलौती उम्मीद और आस था? उस माँ के सपनों का क्या, जो उसने अपने बेटे के लिए देखे थे? उस दर्द, उस तड़प का क्या, जो अब एक माँ को अपने बेटे की गैर मौजूदगी में जीवन भर सालते रहेंगे? उन खुशियों का क्या, जो एक माँ अपने बेटे को देख कर पाती थी? उन दर्द का क्या, जो अब जीवन भर इस माँ को रुलाएगा? सवाल और भी हैं, जिनका जवाब ये क्रूर सिस्टम क्या दे पाएगा? दिल्ली से अकील जमील के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वो साहिल जो अपनी माँ की पूरी दुनिया था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक सिंगल मदर होने के नाते इन नामांकन की दुनिया सिर्फ साहिल के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वहीं साहिल ने भी बहुत सपने देखे थे। उसके कमरे की दीवारों पर उन सपनों की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन उन सपनों को एक रईसजादे और उसकी रफ्तार ने अब कुचल दिया है। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं। मैं क्या करूंगी अब? ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस माँ की दुनिया उजड़ गई है। इसका इकलौता बेटा एक रईसजादे की रफ्तार और रील के नशे का शिकार बन गया। ऐसा हादसा हुआ कि साहिल अपने सपनों के साथ दुनिया से ही चला गया। वो साहिल जिसने अपने लिए आसमान को छूने के सपने देखे थे, जिसने अपने हाथों से अपने कमरे की दीवारों पर उन सपनों को उकेरा था। ये साहिल का कमरा है। एक टेबल पर उसकी तस्वीरें फ्रेम करके रखी हुई हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक। कुछ किताबें रखी हैं। कार का एक मॉडल रखा है। इसी टेबल पर एक पोस्टर भी है जिस पर इंग्लिश में लिखा है, They want to fly first class. I want to own the plane. मतलब वो फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं पूरा प्लेन चाहता हूँ। साहिल के क्या सपने थे, क्या सोच थी, ये लाइनें पढ़कर समझ आता है। साहिल अपने सपनों को पाने की तैयारी कर रहा था। घर की दीवारों पर हाथ से लिखे थे उसने अपने सपने। एक जगह लिखा था, 2025 will be my year, यानी 2025 मेरा साल होगा। अब इसे देखिए, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर से नीचे लिखा है ड्रीम, यानी सपना, और डी के सामने लिखा है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। साहिल जानता था कि सपना पूरा करना है तो अनुशासन जरूरी है। ये एक और लाइन देखिए, इसमें लिखा है कि ऑब्सेशन इज गोना बीट टैलेंट एवरी टाइम, यानी आप में जुनून है तो आप टैलेंट को हमेशा हरा सकते हैं। यानी साहिल के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जुनून था।
दीवारों पर लटके ये मेडल दिखाते हैं कि साहिल पढ़ने में अच्छा था। अपनी माँ की दुनिया था साहिल। वो बीबीए कर रहा था, उसका लक्ष्य था विदेश जाकर मास्टर्स करना। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन और इंश्योरेंस की कागजी कार्रवाई पूरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि अगस्त में उसकी यूके की फ्लाइट थी। अब घर की दीवारों पर साहिल के हाथों से लिखे नोट्स और लक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन साहिल हमेशा के लिए चला गया है। साहिल की मां की दुनिया इस बाइक की तरह टूटकर बिखर चुकी है। टक्कर के बाद साहिल का क्या हाल हुआ, ये देखकर ही दिल बैठ जाता है। उस मां की सोचिए जिसने अपने बच्चे को इस हालत में देखा होगा। दर्द का कितना भारी पहाड़ उसके दिल पर टूटा होगा। चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के साथ आप वो सारी यादें साझा करें जो साहिल अपने सपने बुना करता था। मैं देख रही हूँ आपके बेड पर उसके टॉयज हैं, ये आप लेके बैठी हैं एक टॉय कार, उसकी तस्वीरें और उसका आईपैड, उसके कपड़े, उसके वुलन कपड़े। ये उसका कमरा था। हाँ। 23 साल से उसका कमरा था। नहीं, हम यहाँ पे 2015 में आए थे। पहले मेरा वाला रूम उसका था, फिर उसने चेंज कर लिया ये रूम। ये बताइए, ये तस्वीर क्या बता रही है? क्या इसमें वो बताना चाहता था उसके आईपैड में जो तस्वीर है? ये उसका ड्रीम होम था। तो मम्मी, मैं आपको इस घर में रखूंगा, ऐसे घर में रहेंगे हम, मेरे को जाने दो बस आप। ऐसे ये मेरी कार है, ये मेरी ड्रीम कार है, ये देखो। ये साहिल की ड्रीम कार, साहिल का ड्रीम होम, साहिल के सपने इन दीवारों में इनाजी पूरे तरह से इस वक्त दिखाई देते हैं। 2025 विल बी माय $100 million a year ड्रीम, डिसिप्लिन। साहिल क्या करता था, क्या कहना चाहता था वो? उसके मेडल्स, क्या ये जब लिखता था तो क्या आप पूछती थी क्या लिख रहा है वो? मैंने जिस दिन देखा, मैंने कहा ये तूने कैसे लिख लिया ऊपर, और ये क्यों लिखा है? कह रहा है मैं अपने गोल सेट कर रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा रूम है, मैंने अपने लिए गोल सेट करे, मेरे को आप नहीं समझोगे। मैं अपने लिए सेल्फ मोटिवेशन, ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैंने लिखा है सब कुछ, आप नहीं समझोगे। मेरा रूम है, मैं अपने रूम में जो मर्जी करूं। ये जो मेडल्स हैं, इनमें से 6 या 9 मेडल एक ही दिन में लेके आया था सेंट एंड्रयूज कॉलेज। एक ही दिन में 6 से 9 मेडल। ये मेडल्स का किस लिए मिले थे उसे? ये स्पोर्ट्स में एथलीट था। क्या खेलता था वो? बहुत कुछ खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, टेबल टेनिस भी खेला हुआ है उसने तो फायर रिंग में से 3rd क्लास में, छोटा सा था तब से जंप भी किया हुआ है। लाइव फायर रिंग में मेरे बेटे ने 3rd क्लास में जंप कर लिया था। ही वाज टू स्मॉल। और वही उसके जो पुराने स्कूल वाले हैं, दे वर शॉक्ड। पूरा स्कूल मुझे बोलता था तेरा बच्चा बहुत हिम्मत वाला है भाई, तेरी तरह बहुत हिम्मत वाला है तेरा बच्चा। छोटा सा 3rd क्लास का बच्चा फायर को देख के ही डर जाता है। उसने लाइव जंप किया था उसमें से, रिंग में से। बड़े सपने देखने वाला साहिल था। आप जैसा कि इना जी बता रही हैं, देखिए ये पोस्टर, दे वांट टू फ्लाई फर्स्ट क्लास, आई वांट टू ओन द प्लेन। तो ये साहिल का सपना था। रोनाल्डो को फॉलो करता था। रोनाल्डो का स्केच जी, ये वाला, ये देखिए। फुटबॉल शौक था उसका, फुटबॉल भी शौक था उसका। फुटबॉल अभी भी खेलने जाता था वो अभी भी थोड़े दिन पहले भी खेलने गया है। वो बुक करता था, वहां जाते थे ये बच्चे। ये अभी फुटबॉल खेलने जाते थे ये फ्रेंड्स वगैरह। 23 साल आपने अकेले उसको बड़ा किया, पाला पोसा। आज जब नहीं है, आप इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, मांग कर रही हैं कि जो गलती उस नाबालिग ड्राइवर ने की, ऐसी गलती से सबक लेकर सभी पेरेंट्स दो बार सोचें जब अपने नाबालिग बच्चों को बाइक की, गाड़ी की चाबी थमाते हैं। आपको लगता है कि ये बदलाव इस वक्त आना जरूरी है? साहिल नहीं है हमारे बीच, लेकिन उसके जाने से आपको लग रहा है कि समाज में, हमारे पेरेंट्स में, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, नाबालिग बच्चों को गाड़ी थमा देना, चाबी थमा देना, जब 18 के भी नहीं हुए हैं, तो वो दो बार सोचें और साहिल की तस्वीर देखें। अगर आज नहीं सोचेंगे तो और माएं खोती रहेंगी अपने बच्चों को। कभी ना कभी तो
कभी एक साथ ज्यादा माएं खो देंगी, उस दिन याद आएगा लोगों को। दूसरों की न्यूज देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब अपने ऊपर बीतती है तब पता चलता है, तब पता चलता है। मेरे पास तो कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, ना कोई फैमिली, ना कोई और बच्चा, ना कोई और रीजन। मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया। एक ही काम बचा है, मेरे बच्चे को जस्टिस दिलाना बस। मैं अपने बच्चे के लिए क्या मांगूंगी? मेरा तो बच्चा ही नहीं बचा, मैं दुनिया से क्या मांग सकती हूँ? मैं तो कह रही हूँ मेरे बच्चे की बलि से अपने बच्चों का भविष्य सुधार लो। अगर इसमें भी लोग सेंसिटिव नहीं हो सकते तो इस देश को युगों युगों तक कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। आखिरी बार जब वो निकला था सुबह, क्या कहकर आपसे निकला था? नहीं, मैं नहीं मिली उस दिन उसको, नहीं मिली थी? नहीं, मैं तो सुबह 8 बजे 8:30 बजे क्लास के लिए निकल जाती थी, उस टाइम सो रहा होता था वो। आखिरी बात साहिल से क्या फोन हुई पे थी? हुई थी मेरी 11:15 11:30 बजे लास्ट कॉल हुई थी। कोई डॉक्यूमेंट देना था तो मैंने उसको सुबह कॉल करके बोला था कि वो अंकल से बात करके उनको डॉक्यूमेंट दे दियो। तो जब मैं अपनी क्लास से निकली, मैंने उसको फोन करके पूछा, मैं धौला कुआं के आसपास थी, मैंने पूछा कि तेरी बात हो गई? हाँ मम्मी, मेरी बात हो गई है, वो कल द्वारका आएंगे तो उनको सेक्टर 10 में ही वो पेपर देना है। मैंने कहा ठीक है, मेरी यही लास्ट बात हुई है। उसके बाद 1-1.25 घंटे में घर पहुंची हूँ, तो मैं आते ही मैं खाना खा रही थी क्योंकि मुझे निकलना था। तो मैंने सोचा चल मैं इसको कॉल करती हूँ। मैं सोच रही थी कॉल करने की, इतनी देर में कॉल आ गया पुलिस वाले का, एंड ही टोल्ड मी ऑल दिस, दैट्स ऑल। और साहिल की बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे उसके कोट्स मेरे फोल्डर में है। इतना इमोशनल था, मुझे इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स बना के शेयर करता था मदर्स डे पे, और he used to make cards and all मदर्स डे पे, मॉम आई लव यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। इस तरह के उसके बहुत सारे कोट्स हैं, मैंने सब संभाल के रखे हुए हैं। उसके बचपन के छोटे छोटे सारे कार्ड्स वगैरह मैंने सब कुछ संभाल के रखा है। मैं उसको बोला, मैं कभी तेरे बच्चों को दिखाऊंगी, अब तो तू बड़ा हो गया, 2-4 साल में जब तेरी शादी होगी ना, मैं तेरे बच्चों को ना, उसके बचपन के कपड़े भी मैंने संभाल के रखे हैं। मेरे को कहती थी अब तो तेरे बच्चे होंगे, मैं उनको दिखाऊंगी। वो सब कुछ संभाल के रखा था मैंने। ये कार्ड लेके सोता था साथ में क्या? नहीं, ये उसके यहाँ पे उसके रूम में ही रहती थी, यहाँ टेबल पे। दिस इज द काइंड ऑफ कार ही वांटेड टू ओन। हाँ, ये उसका ड्रीम कार थी उसकी। मतलब ये उसका बचपन का टॉय है जो उसने किसी को नहीं देने दिया, कभी भी नहीं देने दिया। ये बचपन का, उसको बहुत छोटा था तब से ही उसके पास है, ये उसी की कार है। मैंने उसको कितनी बार बोला कि ये टॉयज दे दे किसी को, नहीं, ये मेरी कार है, मैं नहीं दूंगा किसी को। अपने आप को मोटिवेटेड वो रखता था, जैसे कि आप कह रही हैं पोस्टर्स हैं, वो दीवारों में ये लिखता था लाइनें, ऑब्सेशन इज गोना बीट टैलेंट एवरी टाइम। तो कभी उसको लगा कि मुझे बहुत कुछ अचीव करना है और मुझे वो सब कुछ नहीं मिल हमेशा रहा? ही लगता था उसे, हमेशा ही लगता था कुछ ना कुछ ही यूज्ड टू डू। कभी खाली नहीं बैठता था मेरे, आपको मोटिवेट करके हमेशा भूखा प्यासा, कोई खाने की सुध नहीं है, कोई सोने की सुध नहीं है। Every time he's in planning, every time he's in planning, every time he's in planning. kept himself motivated नीना जी। आपने अकेले उसको पाला पोसा बड़ा किया। आप लोग, आपकी भी दिक्कतें रही होंगी एक अकेले बच्चे को बड़ा करना। हाँ, स्ट्रगल भी था आपका इन 23 सालों में? बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसके फादर से कभी कुछ नहीं लिया। मैं जब से घर से लेके निकली, मैंने उसको अकेले ही पाला है। आई डिड लॉट ऑफ वर्क, रात भी दिन भी। मैंने दिन में भी काम किया, रात को भी काम किया, डे एंड नाइट काम किया मैंने। और मैंने अपने बच्चे की एजुकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। आई गेव हिम द बेस्ट आई कुड गिव हिम, एज लॉन्ग एज आई कुड, आई डिड। आप हिम्मत रखिए, आप बहुत मजबूत हैं और आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं जिसके लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इंसाफ चाहिए साहिल को। साहिल
इस वक्त आपके साथ नहीं, लेकिन आपके साथ जरूर है। हम चाहेंगे कि हमारे मैं दर्शकों को अपने हाथों से अपने बच्चे की अस्थियां विसर्जित करके आई हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की अस्थियां नहीं देखी, और पहली बार देखी तो अपने बच्चे की। ओह शिट। आप बहुत मजबूत हैं, आप एक मजबूत माँ हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। इंसाफ के लिए एनडीटीवी आपके साथ खड़ा है, और जैसे ही हम लोगों को ये जानकारी मिली, हम एज अ नेटवर्क आपके साथ रहे, और हम प्रतिबद्ध हैं कि साहिल को इंसाफ मिलेगा। इना जी, Thank you. I want all media to be with me till end, not just in the picnic. Again and again I am requesting. That is a request. That's an appeal. अगर आप सच में अपने वर्ड्स को रखेंगे, that will be the real help for me. Thank you. तो साहिल के घर से एक ही संदेश जा रहा है। इना जी एक ही संदेश दे रही हैं कि जब एज पेरेंट्स, एज माता पिता, जब हम अपने नाबालिग बच्चों की उड़ान के लिए उन्हें बाइक की चाबी या फिर कार की चाबी थमाते हैं, तो हम जरूर 2 बार सोचें। तो सुना यहाँ पर आपने साहिल की माँ इना को, जो सिंगल पेरेंट हैं, सालों से अपने बच्चे को पाल पोस कर वो बड़ा कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक परिवार की गलती, जिन्होंने अपने नाबालिग को गाड़ी की चाबी दे दी, कार की चाबी दे दी, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, जिसकी उम्र नहीं थी गाड़ी चलाने की, और तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चला रहा था, और उसके बाद साहिल को उसने कुचल दिया। और जो साहिल अपनी माँ की दुनिया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो साहिल अब यहाँ पर नहीं है, उसके सपने यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, माँ की खुशियाँ जो हैं वो खाक हो गई हैं। लेकिन उसे इंसाफ दिलाने के लिए माँ इन्ना जो है वो दर दर भटक रही हैं, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके बच्चे की जान लेने वाले को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब इस केस में क्या हो सकता है? क्या नाबालिग को सज़ा मिल सकती है, या फिर इस सज़ा का कोई और हकदार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस में भी कानपुर केस की तरह ही कोई और आरोपी नजर आ जाएगा? इसके अलावा और भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। मेरा बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक, इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे, अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कि दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं। मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूं। साहिल चला गया है, अब रह गई हैं तो उसकी यादें, उसकी तड़प, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई, जो ये माँ मजबूती से अब लड़ने को तैयार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साहिल के सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी और मस्तिष्क के अंदर ज्यादा खून बहने को उसकी मौत की वजह बताया जा रहा है। लेकिन असल गुनहगार है वो स्कॉर्पियो चलाने वाला नाबालिग लड़का, जिसकी गाड़ी की टक्कर में साहिल की जान चली गई। लेकिन कानपुर के लैम्बोर्गिनी केस की तरह यहाँ भी एफआईआर को लेकर सवाल है। एफआईआर में लिखा गया गाड़ी चलाने वाला 19 साल का है, जबकि अब उसे नाबालिग बताया जा रहा है। गड़बड़ तो है सर, ये सीधी सीधी वो बचाने की कोशिश है, और क्या है? किसकी तरफ से बचाने की? पुलिस की तरफ से, और क्या है? क्यों ऐसा? पहले दिन उन्हें 19 साल दिखा दिया, फिर अगले दिन वो 17 साल दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या है ये? मतलब तो पुलिस का कहना है कि उसने जब पहले स्टेटमेंट दिया तो पुलिस को 19 वर्ष ही बताया गया, उसके बाद वो अगले दिन दिखा रहे हैं 17 साल। क्या आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या भीषण एक्सीडेंट में भी उम्र मायने रखती है? क्या नाबालिग के साथ जानबूझकर नरमी बरती गई? क्या दिल्ली में भी रसूख का फायदा उठाया गया? सवाल और भी हैं, इनके जवाब हमने भी तलाशने की कोशिश की। इसके लिए हमने कानून के जानकारों की राय ली कि आखिर इस केस में कितनी सजा हो सकती है। पुलिस ने इसमें क्या ऑफेंस में दर्ज किया है? तो पहले जो होता था आईपीसी का, जब थे बीएनएस से पहले आईपीसी में होता था रेश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें सेक्शन होता था 279 304A आईपीसी। उसमें 304A आईपीसी में मैक्सिमम 2 साल की सजा होती थी, वो बेलेबल ऑफेंस होता था।
और उसके बाद बीएनएस में चेंज होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया है कि 2 साल की बजाय सजा 5 साल की कर दी है। सड़क पर ऐसी कोई स्टंटबाजी करना या रील बनाना कोई कानूनन इसमें परमिशन नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि वो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, ये डिपेंड करता है। अगर एफआईआर की बात करें तो उसमें लापरवाही से वाहन चलाना, दुर्घटना कर चोट पहुंचाना और अन्य वाहनों को क्षति पहुंचाने जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। ऐसे में ये पूरा मामला जमानती बनता है। ऊपर से आरोपी अब नाबालिग बता दिया गया है, इसीलिए उसे आसानी से बेल मिल गई। लेकिन गंभीर मामलों में यहाँ भी सजा का प्रावधान है। लेकिन इस पूरे केस को पेचीदा बनाता है स्कॉर्पियो पर होने वाला चालान। एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी पर पहले से ही 13 चालान है। इस गाड़ी के पहले 13 चालान हो चुके थे, जिसमें 10 चालान जो है ओवर स्पीडिंग के हैं। यानी कि जो लड़का, ये नाबालिग लड़का था, ये गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से चलाता रहा है पहले। ये चालान जो है वो ये साबित करते हैं। दूसरा, इसके गाड़ी के पॉल्यूशन के भी चालान हुए हैं। अब उस वक्त गाड़ी कौन चला रहा था, लड़के के पिता चला रहे थे या फिर लड़का चला रहा था? अगर क्योंकि पॉल्यूशन का चालान जब होता है तो उस वक्त आपको डीएल देना पड़ता है। तो अगर लड़का नाबालिग वहाँ पर होगा तो क्या ट्रैफिक पुलिस ने उसका डीएल नहीं लिया था, या पिता था तो उसका डीएल जमा हुआ था? तो ये कई सवाल हैं जिनको लेकर अभी लगातार जांच चल रही है। तो यहाँ पर अब एनडीटीवी इंडिया लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपको देंगे और कोशिश ये रहेगी कि गुनाहगारों तक सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाया जाए। देख रहा है इंडिया में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देखना ना भूलें पहले कत और फिर आत्मा से माफी।